जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आर के सर। दृश्यम आईएएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ऑफलाइन बच्चों का भी स्वागत है। आज हम अनुच्छेद 31 का अध्ययन करेंगे जो कि संपत्ति के अधिकार के बारे में आता है। और मैंने आर्टिकल 19 का 1F छुड़वा दिया था पिछली बार पिछली क्लास में, ताकि आपको इस जगह पर आर्टिकल 31 के साथ में जोड़ करके आपको बता सकूं कि संपत्ति का अधिकार क्या है, जबकि इसका पढ़ने में कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इसको हटा दिया गया है, संविधान से बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। लेकिन फिर भी जानकारी तो लेनी चाहिए क्योंकि मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। ठीक है, एक दो बार आए भी हैं। ठीक है, तो अच्छा एक चीज बताइए, संपत्ति है क्या? तो हम अगर से जमा करते हैं तो बस पूछ जमा करते हैं, चल और अचल दोनों तरीके से जमीन के रूप में हो सकती है और पैसों के रूप में अच्छा, और अचल संपत्ति संपत्ति मतलब दो प्रकार की होती है, चल और अचल संपत्ति। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो पैसे वाले लोग हैं चोर हैं क्या? नहीं सर, हमने ऐसा हो सकता है खानदानी पैसा उसमें से उन्होंने और कमाया हुआ अच्छा उसे यूज कर। ये समाजवादी तो कहते हैं, ये साम्यवादी जो जितने भी लोग हैं, ये सभी संपत्तिशाली जो जितने भी लोग हैं ये सब चोर हैं। क्यों कहते हैं ये? भारतीय संविधान सभा में जब उदारवादी लोग थे, गांधीवादी लोग थे, समाजवादी और साम्यवादी नहीं थे। क्यों नहीं थे? ओ देखो, पूंजीपति बुर्जुआ लोग आपस में मिट्टी घड़ियाली जो है आंसू बहा रहे हैं और समाजवाद लेके आएंगे, झूठ बोल रहे हैं। डायरेक्ट बता दो ना, हम समाजवाद लेके आना चाहते हैं। समझ में आ रही है? आर्टिकल हमारे क्या कहते हैं, देखिए सबसे पहले हम आर्टिकल को देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 19(1)(f) में क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक नागरिक को, नागरिक शब्द यूज किया गया पहला, हमेशा ध्यान से पढ़ें किसी भी चीज को। मैं एक एक आर्टिकल को तोड़ करके पढ़ाता हूं। यहाँ पे जो किताब में आपको दिखेगा ना वो सारा जुड़ा हुआ मिलेगा, इसलिए आपको याद नहीं होता है। मैं यहाँ पे आपको एक एक लाइन को तोड़ करके दिखा रहा हूं, आपको समझ में आ रही है? प्रत्येक नागरिक को संपत्ति के, दूसरा टर्म पॉइंट, संपत्ति के अर्जन एवं विक्रय, अर्जन का मतलब होता है खरीदना, लेना और बेचना का अधिकार होगा, की स्वतंत्रता होगी। समझ में आ रही है? उसकी स्वतंत्रता होगी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसका, 31 का? ये तो 19 का F1F कह रहा है, और 31 क्या कहता है? व्यक्ति को, यहां पे व्यक्ति शब्द यूज किया गया है। आर्टिकल 19 में कौन सा शब्द है? नागरिक। यहां पे व्यक्ति, व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जाएगा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसका, 31 का? राज्य के द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। अधिग्रहण इंपॉर्टेंट, अधिग्रहण किया जा सकता है। व्यक्ति को इसके बदले क्या दिया जाएगा? कंपनसेशन, मुआवजा। वो मुआवजा सर सरकार अपने अकॉर्डिंग दे सकती है ना उस जमीन नहीं, को। मुआवजा तो मुआवजा होता है, जिसकी कीमत जितनी होगी उतनी तो कंपनसेशन होगा। जैसे इस बिल्डिंग की, जिस बिल्डिंग में पढ़ा रहा हूं, इस बिल्डिंग का मान लो 1 करोड़ की कीमत है, तो 1 करोड़ ही सरकार को देनी पड़ेगी। कंपनसेशन का मतलब ये होता है, वो एक अलग चीज है, वहां पे आएंगे हम, इंदिरा गांधी वाले पॉइंट पे आएंगे। लेकिन ये सारी चीजें हैं, इन पर यहां तक अभी तक कोई विवाद नहीं है, बढ़िया चल रहा था। लेकिन नेहरू कौन थे? समाजवादी, और नेहरू के ऊपर जिम्मेदारी थी। अच्छा एक चीज बताइए दोस्तों, जो घर के लिए सिलेंडर बंटवाते हैं, लेटरिन बनवाना, घर बनवाना, आपकी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी योजना बनवाना, आपको दलिया खिलाना, ये सरकार अपने मन से करती है या फिर जिम्मेदारी है किसी और ने दे रखी है? जिम्मेदारी है जनता की, जिम्मेदारी संविधान ने दे रखी है। कहां पे दे रखी है? कहां दे रखी है? सर वो करते हैं ताकि उनकी। अच्छा, ऐसा एक बार प्री में क्वेश्चन आया था, ये संविधान का वह कौन सा भाग है जहां जो मूलभूत है? गलत। जो मूलभूत है, संविधान का चौथा भाग, नीति के निर्देशक तत्व। नीति के निर्देशक तत्व जितने भी है ना, ये सभी तो ऑर्डर दे रहे हैं। राज्य दलिया बांट रहा है, राज्य लोगों का कल्याण करेगा। ये भी क्वेश्चन आया था एक बार प्री में कि संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है। समझ में आ रही है? ये प्री में क्वेश्चन आया है, आर्टिकल कोई नहीं पूछता है। क्या पूछते हैं? लाइनों को पूछते हैं, एक एक एग्जैक्टली लाइन पूछ लेते हैं। मेन फोकस पॉइंट क्या है? शब्दों पर। समझ में आ रही है? यहां पे आ जाते हैं अब। आर्टिकल 37 क्या कहता है? देखिए 36 से 51 तक क्या है तुम्हारे? नीति के निर्देशक तत्व।
अभी हम उनको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ आर्टिकल को हम यहाँ पे बेस बना करके लेंगे जहां से झगड़ा उत्पन्न होता है। समझ में आ रही है? सबसे पहले हमने यहाँ पे देखेंगे निर्देशक तत्वों के, निर्देशक तत्वों में एक शब्द लिखा हुआ है शासन के मूलभूत सिद्धांत। शासन के मूलभूत, आपके कोई सिद्धांत हैं जीवन में? कुछ तो सिद्धांत होंगे आपके। जैसे झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, आदर्श होंगे आपके, कोई ना कोई तो आदर्श होंगे, और उन्हीं के उसूलों के वजह से आप चलते हैं, आपका जीवन यापन होता है। ऐसे ही सरकार का कोई ना कोई उसूल है, मूलभूत सिद्धांत है। वो कहाँ है? संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। समझ में आ रही है? इसके आगे मूलभूत सिद्धांत है जिसका विधि के द्वारा क्रियान्वयन करना होगा, राज्य के द्वारा क्रियान्वयन करना होगा। समझ में आ रही है? कौन करेगा? राज्य। किसके लिए? लोगों के लिए। क्या करेगा? कल्याण। समझ में आ रही है? तीनों शब्द स्पष्ट हो गए। देखिए अगला आर्टिकल क्या कहता है, 39BC। इस आर्टिकल पे थोड़ा सा गौर करना, 39B और C, ठीक है? 39B ये है और C ये है, ठीक है? ये मैंने एक साथ लिख दिया है। 39B क्या कहता है? संपत्ति का स्वामित्व इस प्रकार होगा जिससे समुदाय की भलाई हो। मतलब अगर गवर्नमेंट को अपना मतलब किसी की जमीन लेनी है, हाँ। तो सामाजिक उद्देश्य के कारण ही लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने किसी को उसकी जमीन ले ली। वो तो आर्टिकल ये है, वो यहाँ पे 31 में किया गया। 39BC का मतलब ये है संपत्ति का स्वामित्व एक आदमी पर नहीं होना चाहिए, सारी संपत्ति का स्वामित्व अंबानी पर स्वामित्व नहीं होना चाहिए, सारे लोगों पर बटा हुआ होना चाहिए। देखिए एक चीज बताइए, समाज की पहली इकाई कौन सी है? व्यक्ति। व्यक्ति यानी परिवार। परिवार का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? समाज का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? राज्य। फिर राज्य एक बृहद रूप ही तो है समाज का। किसकी बात कर रहा है? समुदाय। समुदाय कौन है? राज्य। इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा है? ये समाजवाद की। ये डायरेक्ट सीधे सीधे क्यों नहीं बोल रहे हैं? सीधे भी तो लिख सकते थे ये कि हम समाजवाद लेके आएंगे। इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि समाज संपत्ति का स्वामित्व इस प्रकार होगा जिससे समुदाय की भलाई हो सके। और दूसरा क्या कहता है? अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार होगा कि संपत्ति का केंद्रीकरण कुछ हाथों में ना हो। संपत्ति का केंद्रीकरण कुछ हाथों में ना हो। आजादी के इतने सालों और आजादी के उस टाइम पर मैं बता रहा हूं, उसी बात पे आ रहा हूं, आजादी तुरंत जब आजादी हुई थी उसी समय लोगों पे 500 हजार बीघे खेत हुआ करते थे एकड़ में। समझ में आ रही है? आज क्या है? और कुछ लोग कैसे थे? गरीब थे, बधुआ मजदूरी करते थे। आर्टिकल 23 में बताया था मैंने आपको, है ना? बधुआ मजदूरी करते थे। और कुछ लोग कहते थे 1000 बीघे, 2000 बीघे, 5000 बीघे। समझ में आ रही है? तो संपत्ति का केंद्रीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसको रोकने के लिए कुछ तो करेंगे। पहला नेहरू ने किया संविधान संशोधन, पहला लिखने की बात है, प्रथम संविधान संशोधन। देखिए संविधान का पहला प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में, नेहरू जी ने करवाया था। इसमें 2 चीजें जोड़ी गई थी। सबसे पहले जो 31 था इसको इतना दबा दिया, बीच में खोपचे में लेकर टेटुआ दबा दिया इसका। पता है कैसे? 31A, 31B और 31 तो था ही पहले से ही। समझ में आ रही है? पहली अनुसूची के पहले जो है संविधान संशोधन के द्वारा 2 चीजें जोड़ी गई थी, 31A, 31B। समझ में आ रही है? नेहरू के द्वारा। पहली क्या कहती है? नवी अनुसूची। नवी अनुसूची के में क्या? अब भूमि सुधार आंदोलन थे उस समय, भूमि सुधार आंदोलन चल रहा था, है ना? और भूमि का बंटवारा इस तरीके से किया जा रहा था जो मैंने आपको बताया था कि संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा, है ना? एक व्यक्ति के हिस्से में नहीं आएगा। तो सामुदायिक भावनाओं को बढ़ावा देना, समुदाय की को स्थापित करना, क्योंकि समाजवाद में समुदाय ही तो आता है। राज्य का बृहद रूप क्या है? समुदाय। समझ में आ रही है? तो अब ये पहला अनुसूची, नवी अनुसूची जोड़ी गई। इसमें सारे कानून पटक दिए, जितने भी भूमि सुधार आंदोलन थे, कानून थे, सारे के सारे राज्यों के काम पटक दिए। अच्छा भूमि किस में आती है? राज्य में आती है? राज्य के उसमें आती है या केंद्र में आती है? राज्य में आती है। राज्य का विषय है। समझ में आ रही है? भूमि राज्य का विषय है। मतलब इस हर राज्य के हर राज्य हाँ अलग अलग कानून बना सकते हैं सभी के सभी।
तो अलग अलग कानून बना करके किस में डाल दिया, नवी अनुसूची में। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो 280 के आसपास में कानून पड़े हुए हैं इसमें, समझ में आ रही है, कितने पड़े हुए हैं इसमें, 280। दूसरा क्या था, दूसरा था किसी रियासत पर नियंत्रण। 31 क्या कह रहा है, किसी भी रियासत पर, कितनी रियासतें थी, 562, इनमें से किसी भी रियासत पर नियंत्रण कर सकती है कौन, इंडियन गवर्नमेंट, समझ में आ रही है, पहला। दूसरा, किसी वाणिज्यिक संस्थान पर नियंत्रण। वाणिज्यिक संस्थान कौन है, व्यापारिक संस्थान हो सकता है, समझ में आ रही है, व्यापारिक संस्थान पर नियंत्रण, उसके प्रबंधन पर परिवर्तन कर सकते हैं, समझ में आ रही है। तीसरा क्या है, इसमें से वही कहेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे टिस्को वगैरह थी उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, अभी यहाँ पे आ गए ना हम कंपनी वाले पे। कंपनी के शेयर धारकों पर हिस्से में परिवर्तन। शेयर धारकों कैसे हो सकते हैं, 3 लोगों ने मिलकर के कंपनी बनाई है और उसमें 51% कौन, किसका शेयर हो गया, गवर्नमेंट का। अब आधी प्राइवेट लिमिटेड, उसे ही तो बोलते हैं। नहीं, सबसे पहले क्या थी, प्राइवेट ही कंपनी थी, अब कैसी होगी, लिमिटेड, प्राइवेट एंड लिमिटेड, समझ में आ रही। और चौथा कौन सा है, वाणिज्यिक संस्थानों का विलय। जितने भी वाणिज्यिक संस्थान थे, व्यापारिक कंपनियां थी, उनका विलय किसमें कर दिया गया, किसमें कर दिया गया, गवर्नमेंट में, समझ में आ रही, राज्य के कर्मचारियों में। पांचवा है किसी खान समझौते से संबंधित किसी, इसमें इसका क्या मतलब है, देखिए, खान किस किस चीज की हो सकती है, कोयले खान, लोही खान, सोने खान, चांदी खान, समझ में आ रही है, जितनी प्रकार की खान है, शाहरुख खान नहीं सलमान खान, ये खान नहीं, कोयले खान, लोही खान, सोने खान, ऐसी खानों पर उनकी, सबसे पहले क्या कहता है, अंग्रेजों के जमाने में जो बड़े बड़ी रियासतें थी वो लीज पे लेते थे, पट्टे पर लेते थे खानों को, है ना, कि भाई 100 साल के लिए आप हमें दे दो, इसको अपना नियंत्रण रहेगा और आप इतने पैसे आप ले सकते हो। तो वो सारे प्रबंधन हटा दिए गए, किसने, जितने भी लीज पर ले रखे थे, सारे सारे प्रतिबंध किसने हटा दिए, इंडियन गवर्नमेंट ने, समझ में आ रही है। ये हुआ था 39 BC में। अगला हेडिंग डालिए अगली। विलय का मतलब क्या है? अच्छा, विलय किसमें, चौथे विलय मतलब सरकार, सरकार में जैसे क्या नाम है उसमें, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, मिलना अपने आप। मिलना, सरकार में अपनी चीजों में मिलाना, उसे ही तो बोलते हैं विलय, सरकार की चीजों में। अच्छा, एक चीज बताइए, जब सरकार इतना कर रही है, संविधान संशोधन लेके आई है, लोगों की संपत्ति छीन रही है, लोगों की जमीन छीन रही है, लोग चुपचाप बैठेंगे क्या। अच्छा, एक चीज बताइए, मूल अधिकार बढ़े हैं या नीति निर्देशक, अधिकार बढ़े। मूल अधिकार बढ़े हैं। अच्छा, न्यायपालिका किसकी रक्षा करते हैं, मूल अधिकारों की या फिर मूल अधिकार। मूल अधिकारों की। अब मूल अधिकारों की रक्षा करेगी तो फिर सुनवाई किसकी होगी। अच्छा, संविधान संशोधन करवा के ये तो कर दिया नेहरू जी ने, लेकिन इसको काटने के लिए लोग चुप थोड़ी ना बैठेंगे, समझ में आ रही है। ब्लड प्रूफ हमारे यहाँ है कि नहीं, कौन सा है ब्लड प्रूफ, 19 और 21 31 ब्लड प्रूफ कौन सा है मूल अधिकारों में। अरे अनुच्छेद 13(2) जो ये कहता है कि कोई भी सरकार ऐसा कोई भी संविधान संशोधन नहीं कर सकती जो मूल अधिकारों को हानि पहुंचाए, कम करे या घटाए, समझ में आ रही है, नहीं कर सकती, लेकिन ये क्या कर रही है, हटा रही है। इसीलिए हेडिंग डालिए, मूल अधिकारों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण, मूल अधिकारों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण। इसमें लिखिए पहला पॉइंट, भारतीय संविधान के एकमात्र, भारतीय संविधान के एकमात्र भाग मूल अधिकार हैं, एकमात्र भाग मूल अधिकार हैं। कितने भाग हैं संविधान में, 22, लेकिन एकमात्र भाग को प्रोटेक्शन है, किसको, 3 को, भाग 3 को, समझ में आ रही है, एकमात्र भाग 3 को, भारतीय संविधान के एकमात्र, एकमात्र अंडरलाइन, एकमात्र भाग मूल अधिकार हैं, जिसमें यह उल्लेखित है कि, जिसमें यह उल्लेखित है कि राज्य के द्वारा निर्मित विधि, राज्य के द्वारा निर्मित विधि यदि मूल अधिकारों का हनन करेगी तो, यदि मूल अधिकारों का हनन करेगी तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा।
उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। कौन सा आर्टिकल है ये? 13(2). आर्टिकल पीछे डाल लेना आप, आर्टिकल खंड 13 का 2। अगली हेडिंग डालिए, उच्चतम न्यायालय एवं संपत्ति का विवाद। उच्चतम न्यायालय एवं संपत्ति का विवाद। अच्छा, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन थे? मैंने आपको बताया था चंपकम दोराई राजन वाद में आपको बताया था कौन थे? चंपकम दोराई राजन 1 महीने पहले गए थे और उसके बाद शंकर प्रसाद चले गए थे 1 महीने बाद। पतंजलि शास्त्री, है ना? तुमको नहीं पता है? ठीक है, कोई बात नहीं। लिखिए पहला पॉइंट इसमें, शंकरी प्रसादवाद में उच्चतम न्यायालय ने पहले संविधान संशोधन को संवैधानिक कहा। पहले संविधान संशोधन को संवैधानिक कहा और इस संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार अत्यधिक सीमित हो गया। संपत्ति का अधिकार अत्यधिक सीमित हो गया, परंतु उच्चतम न्यायालय ने मुआवजे के मामले पर कठोर दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर दिया। मुआवजे के मामले पर कठोर दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप बेला बनर्जीवाद में यह कहा गया कि मुआवजा उचित होना चाहिए। क्योंकि देखिए, मुआवजा उचित होना चाहिए क्यों? अब बेला बनर्जीवाद बिहार पश्चिम बंगाल की थी और शंकरी प्रसाद कहां के थे? बिहार के थे। समझ में आ रही है? अब ये दौड़े आए पतंजलि शास्त्री, हमारा जो है मूल अधिकार खतरे में है, आप क्या करोगे? लेकिन उस समय मैंने आपको पहले भी बताया था, न्यायपालिका कंजर्वेटिव थी, रूढ़िवादी थी और संसद कैसी थी? प्रगतिशील। इसीलिए न्यायपालिका आड़े नहीं आना चाहती थी इसके। समझ में आ रही है? कंपनसेशन के नाम पे 1000 रुपये पकड़ा दे उसको, हजारों एकड़ की जमीन, करोड़ों अरबों की जमीन, उसको 1000 रुपये दे रहे हैं उसको, और सरकार कह रही है ले रहे हो तो ले, ना तो उसको भी रख लेंगे हम। समझ में आ रही है? अब ये जबरदस्ती का मामला है। लिखिए उसी में क्या लिखा मैंने, क्या बताया मैं आपको? उचित होना चाहिए, मनमानी नहीं। और इस निर्णय के बाद चौथा संविधान संशोधन लाया गया। चौथा संविधान संशोधन अंडरलाइन, चौथा संविधान संशोधन लाया गया, जिसके द्वारा यह कहा गया कि मुआवजे के निर्धारण का अधिकार केवल राज्य को है, न्यायपालिका इसका निर्धारण नहीं करेगी। अब नेहरू का जमाना गया। नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन वो 2 साल थे। उसके बाद में सबसे पहले, अब दिक्कत ये होती है, सबसे बड़ा बेहतरीन जो प्रधानमंत्री होता है ना, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसके बाद बड़ी दिक्कत होती है ना? जैसे मोदी जी हैं, अभी इनके बाद में सोच रहे हैं कि इनका उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए। हाँ, बिल्कुल नहीं, वंशानुगत तो नहीं हो सकता ना, हमारा गणतंत्र है हमारे यहाँ। लेकिन फिर भी सर, एक बार तो लोग यही सोचते ना कि उसका बेटा ही बन जाए तो वो अच्छे से कमा सकता है। हाँ, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी जी ने तो पत्नी भी छोड़ दी, बच्चे कहाँ से होंगे? जैसे कांग्रेस पार्टी अभी तक चली आ रही है ना, वो तो वंशानुगत ही चली आ रही है। हाँ, वो वंशानुगत चली आ रही है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग जुड़े भी तो हैं ना कांग्रेस में। हाँ, मेन लीडर वही है। सही बात है आपका। अगर आप अपोजिट पार्टी में आइए और हंगामा कीजिए, सरकार में आइए, बताइए लोगों को, जब ऐसे उच्च विचार हैं आपके, तो सरकार को बताइए इसको। तो इंदिरा गांधी आई, उस समय इंदिरा गांधी का रूप ऐसा था, बिल्कुल शांत स्वभाव, बिल्कुल गूंगी गुड़िया की तरह। लोग उसे गूंगी गुड़िया बोलते थे इंदिरा गांधी को।
कब आई थी? 1967 में। दो ढाई साल ऐसे ही निकाल दिए इन्होंने, समझ में आ रही है? 2-2.5 साल ऐसे ही निकाल दिया। अब उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति बीबी गिरी। बीबी गिरी राष्ट्रपति थे उस टाइम पे। इंदिरा गांधी ने कहा बीबी गिरी से। अब उस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ में जो है मेजोरिटी कम थी उस टाइम पे, अपने अनुसार चलाना चाहते थे कुछ लोग इंदिरा गांधी को, लेकिन इंदिरा गांधी अपने अनुसार चलना चाहती थी। ठीक है, उनके साथ में चंद्रशेखर एक बहुत बड़े सहपाठी थे। तो चंद्रशेखर उनके बहुत बड़े हितकारी थे। उन्होंने कहा मैडम ऐसा करो, आप 1971 में चुनाव जो आ रहा है ना, 72 में जो चुनाव आने वाला है, उसको 71 में ही भंग कर दो और फिर समाजवाद के नाम पर आगे कर दो। आप बोलो लोगों को हम समाजवाद लेके आएंगे, ऐसे लोगों को बोला। 1971 में इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा कर दी, लोकसभा भंग करवा दी। समझ में आ रही है? प्रधानमंत्री करवा सकता है। ठीक है, आने वाले समय में बताऊंगा आपको। कांग्रेस जो थी 2 पार्टियों में बट गई, एक हो गई कांग्रेस आई, एक हो गई कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रही है? अब इंदिरा गांधी ने जो है कांग्रेस पार्टी को अलग निकाल दिया उसने, और कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी को निकाल दिया। पता नहीं किसने किसको निकाल दिया उसमें से खिचड़ी पक गई। समझ में आ रही है? किसको किसको किसने निकाल दिया कोई पता नहीं चला इसमें। अब 71 में चुनाव होने वाले थे। अब चंद्रशेखर ने कहा कि तुम समाजवाद का नारा दो लोगों को, तभी आएगा। और उसी टाइम पे एक नारा बहुत गजब का चला था, गरीबी हटाओ का, इंदिरा गांधी का, गरीबी हटाओ इंदिरा लाओ। समझ में आ रही है? अब ओढ़ करके गई थी घूंघट मार के, देखो मैं आपकी बहू हूं। समझ में आ रही है? मैं आपकी बहू हूं और मुझे जो है काम नहीं करने दे रहे। कौन? सुप्रीम कोर्ट। लोग कहने लगे मैडम हम इसमें क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन कह सकता है? कर सकते हैं 2/3 बहुमत, और 2/3 बहुमत से जीती। और उसी टाइम पे नारा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। पूरे मंत्रिमंडल में इतना गजब का रूप आया था उसका, पूरे मंत्रिमंडल में कहते थे पुरुष सिर्फ एक ही है और तो सब औरतें हैं। समझ में आ रही है? इस तरीके से। तो अगली हेडिंग डालिए। इंदिरा गांधी ने 3 चीजों का सबसे पहले हटाया था। कौन कौन सी चीजें लगाई थी? प्रीवी पर्स। पहला लगाया था प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स जिसे आरसी कूपर बाद के नाम से जाना जाता है। पहला प्रीवी पर्स। अब प्रीवी पर्स का मतलब क्या होता है? जो रियासतें थी उनके पैसे मिलते थे, किसी को 10 लाख, किसी को 20 लाख, किसी को 1 करोड़। जो बड़ी बड़ी रियासतें थी उसको ज्यादा। किसका पैसा सही है? वैसे मुझे इसी चीज का पैसा तो मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल देश में मिली हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसी चीज पे अब ये पैसा वेस्ट ही तो जा रहा है, लोगों को काम थोड़ी ना हो रहा था वो। अब वो प्रीवी पर्स के माध्यम से हटा दिया। पर आरसी कूपर बाद, इसको पीछे लिख देते ना, आरसी कूपर बाद या आरसी कूपर केस। दूसरा किया था उसका बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा गांधी ने। प्राइवेट बैंक थी, हाँ मैंने अपने अंदर ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तीसरा 17वां संविधान संशोधन आया था, भूमि सुधार आंदोलन, जो कि नवी अनुसूची में डाल दिया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी को पता था जितने भी ये हटा रही है, जैसे प्रीवी पर्स का मामला, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार, जितने भी 17वां संविधान संशोधन लेके आई, ये जितने भी काम कर रही है ना, ये सारे के सारे चैलेंज होंगे कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। और उनको पता था कि सारे के सारे जाएंगे, और इसीलिए जनता को बताने के लिए, देखो न्यायालय मुझे काम नहीं करने दे रहा है, दोनों तरफ से सपोर्ट मिलने के लिए। समझ में आ रही है? सबको कैंसिल कर दिया। इसीलिए अगली हेडिंग डालिए, इंदिरा गांधी द्वारा संपत्ति के अधिकार पर हमला। इंदिरा गांधी द्वारा संपत्ति के अधिकार पर हमला। पहला पॉइंट, 25वें संविधान संशोधन के द्वारा उस समय इंदिरा गांधी ने धड़ाधड़ जो है संविधान संशोधन किए थे। अब सोच के देखिए, पहला संविधान संशोधन उसके बाप ने किया था, नेहरू जी ने। चौथा भी नेहरू जी ने। 17वां इंदिरा गांधी ने। 25वां इंदिरा गांधी ने। 25 से स्टार्टिंग, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 42 तक उन्होंने इंदिरा गांधी ने किए थे। 42 संविधान संशोधन तक, 17 से 42 तक। समझ में आ रही है? कितने संविधान संशोधन किए थे? क्या बोला, लिखा है आपने? 25वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 से मुआवजे शब्द को हटा दिया गया। कंपनसेशन ही शब्द हटा दिया, चलो हटा, इसी पे विवाद था, इसको ही हटा दिया गया।
कम मुआवजे, मुआवजे अंडरलाइन, कंपनसेशन या मुआवजा शब्द को हटा दिया गया और मुआवजे के बजाय राशि, अमाउंट, राशि शब्द को जोड़ा गया। फिर इसका मतलब ये हुआ ना कि मुआवजे का मतलब गवर्नमेंट अपनी इच्छा के अनुसार देती थी वो पैसा। मुआवजा का मतलब होता है जितनी कीमत होगी। हाँ, जितनी कीमत है बराबरी बिल्कुल बिल्कुल कोई बिल्कुल। तो हो जाए, शब्द तो अर्थ तो उसका सीमित नहीं नहीं नहीं, राशि का मतलब होता है सरकार अपनी मर्जी से जितनी राशि दे सके जितनी देगी, लेकिन मुआवजे का मतलब यह है इस बिल्डिंग का अगर 1 करोड़ की कीमत है तो 1 करोड़ ही देगी गवर्नमेंट। समझ में आ रही है? इस तरीके से था। राशि शब्द क्यों जोड़ा? राशि शब्द इसलिए जोड़ा क्योंकि इतना ना देना पड़े। राशि मतलब अपने मन से दे सकती है सरकार। अब 1,000 करोड़ की संपत्ति की बजाय 1 करोड़ ही दे सके, 1,000 रुपये पकड़ा दे उसे, वो तो सरकार की मर्जी है ना सारी चीज की। अब लिखिए दूसरा पॉइंट लिखिए, पहली बार, पहली बार, इट हैपन नेवर बिफोर, पहली बार, सबसे पहली बार। और पहली बार मैं क्यों बात कर रहा हूं बार बार, शब्द को वजन डालने के लिए। समझ में आ रही है? पहली बार संसद के द्वारा, पहली बार संसद के द्वारा 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। अनुच्छेद 31C जोड़ा गया, 31C जोड़ा गया। ए और बी किसने जोड़ा था? नेहरू जी ने। सी किसने जोड़ दिया? इंदिरा गांधी ने। 31C जोड़ा गया और यह प्रावधान किया गया कि 14, अनुच्छेद 14, हाँ सॉरी क्या बोला था मैंने? प्रावधान किया गया कि निदेशक तत्वों, निदेशक तत्वों, नीति के निदेशक तत्वों या निदेशक तत्वों, दोनों बात एक ही है। निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 39BC, 39BC और मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19, 31 से ज्यादा महत्वपूर्ण है। किससे ज्यादा महत्वपूर्ण है? 14, 19 और 31। कौन कौन से आर्टिकल ज्यादा महत्वपूर्ण है? 39BC। समझ में आ रही है? 39BC किससे ज्यादा महत्वपूर्ण है? 14, 19 और 31। सारे नीति निर्देशक तत्व नहीं है, सिर्फ 39BC। लेकिन सर ये तो वही वाली बात आ गई ना कि मौलिक अधिकार इसमें वो होगा, कम पड़ गए इसमें। कैसे कम पड़ गए? मतलब मौलिक अधिकार कम, मतलब मौलिक अधिकार हमें हो रहा है ना उनका 14 और 19 का। हाँ बिल्कुल, इनका हो सकता है। सी जोड़ा है इसीलिए तो जोड़ा है इंदिरा गांधी ने कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? 39BC। इसीलिए तो जोड़ा है ये 31C महत्वपूर्ण है, इसीलिए 39BC। इसलिए अनुच्छेद 39BC को लागू करने के लिए मूल अधिकार के अनुच्छेद, मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19, 31 की आलोचना या अवहेलना की जा सकती है, की अवहेलना की जा सकती है। अगली हेडिंग डालिए, संपत्ति के मूल अधिकारों को भाग 3 से समाप्ति। अब 78 में सरकार बदल गई। 78 में सरकार किसकी आ गई? जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। अब इन्होंने ऐसा कर दिया, अब ये भी नारा देकर क्या है कि असली समाजवादी हम हैं। समझ में आ रही है? अब ये भी, इंदिरा गांधी ने भी कहा था समाजवादी हैं हम, समाजवाद लेके आएंगे, समाजवाद लेके आएंगे। मोरारजी देसाई भी कहने लगे समाजवाद लेके आएंगे। जनता पूछने लगी असली कौन है भाई, समाजवाद कैसे लेके आएंगे? लो आ गया समाजवाद। पहली हेडिंग, संपत्ति के अधिकार की भाग 3 से समाप्ति, हेडिंग है ये। पहला पॉइंट, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के खंड 1 और 2 को भाग 3 से हटा दिया गया। इसलिए देखिए कौन कौन से हटा दिए गए। ये वाला हटा दिया, अनुच्छेद 19(1)(f) हटा दिया। दूसरा कौन सा हटा दिया? 31(1) और 31(2), दोनों हटा दिए कि नहीं?
हटा दिया गया। इसलिए अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, तो फिर क्या रहा गया? या तो कानूनी अधिकार होगा या फिर संवैधानिक अधिकार होगा। समझ में आ रही है? या तो संवैधानिक कहना अधिकार सही है, कानूनी भी कहना सही है, दोनों अगर दोनों आ जाए पेपर में तो संवैधानिक अधिकार। समझ में आ रही है? क्वेश्चन में अगर दोनों आ जाए, अगर एक आ जाए जैसे कानूनी अधिकार है संवैधानिक अधिकार नहीं है तो कानूनी अधिकार पर टिक लगा देना। समझ में आ रही है? और इसमें सी रहेगा, 31 में सी रहेगा। हाँ, 31 ए बी सी रह गए हैं। समझ में आ रही है? 31 में, लेकिन 31 के 1 और 2 तो थे अलग अलग, हाँ। वो हटा दिए गए। अपितु मूल अधिकार नहीं रहा, अपितु अनुच्छेद 300 ए में संपत्ति का अधिकार को शामिल किया गया। अपितु 300 ए में संपत्ति का अधिकार को शामिल किया गया, जिसमें यह उल्लेखित है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जाएगा। संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, जब आदमी नहीं रहा तो बाउंसर्स का क्या होगा? समझ में आ रही है? ये तो वही वाली बात हो गई, मुझे कूट लो भाई, लेकिन मेरे हेयर स्टाइल को टच मत करना। समझ में आ रही? अच्छा, एक चीज बताइए, जब 31 ही खत्म हो गया तो ए और बी और सी क्या कर रहे हैं संविधान में? ये आज भी निरंतर बने हुए हैं। इनका क्या मतलब है बने हुए का? हाँ, अगली हेडिंग इन्हीं की है, संपत्ति के मूल अधिकार के बचे कुचे अवशेष। हेडिंग डालिए, संपत्ति के अधिकार के बचे कुचे अवशेष। पहला पॉइंट, यह उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 को भाग 3 से हटा दिया गया, परंतु इसे सीमित करने के लिए अनुच्छेद 31(a), 31(b), 31(c) को लाया गया था, जो आज भी बने हुए हैं। इसी कारण संपत्ति का एक अवशेष आज भी मूल अधिकार है। संपत्ति का एक अवशेष आज भी मूल अधिकार है, और यदि राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, और यदि राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति का भूमि को अधिग्रहण किया जाता है, किसी भी व्यक्ति की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है अगर राज्य के द्वारा ली जाती है, जो सीलिंग या हदबंदी, जो सीलिंग या हदबंदी का मतलब ये होता है, जैसे सरकार ने तय कर दिया कि एक आदमी के ऊपर 1 एकड़ जमीन होगी या 10 एकड़ जमीन होगी एक आदमी की, इससे ऊपर की जमीन होगी तो राशि दी जाएगी उसे। अगर सीलिंग के अंदर है जमीन आती है तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। समझ में आ रही है लाइन? सीलिंग या हदबंदी के अंतर्गत है तो राज्य को इस भूमि के एवज में पूर्ण मुआवजा देना होगा। ये आपका संपत्ति का अधिकार खत्म। 2 क्वेश्चंस बोल रहा हूं मैं अभी, कमेंट में जरूर बताएं ऑनलाइन वाले, और आप कल बता देंगे मुझे। लिखिए 2 क्वेश्चंस। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ध्यान देना, ऑप्शन ए भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन सी अल्पसंख्यकों के अधिकार, ऑप्शन डी जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, यह राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी है। यह राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी है। ऑप्शन बी, यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। ऑप्शन सी, यह सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के प्रावधान है। और अनुच्छेद डी, यह राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। यह राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। तो आज के लिए वीडियो का अंत यहीं करते हैं हम लेक्चर का। धन्यवाद।